मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने एकात्मक शासन को देखा था। आज संघात्मक शासन पर विचार करें। संघात्मक शासन, इसे अंग्रेजी में फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके लिए राजनीति विज्ञान में, संघात्मक शासन के लिए राजनीति विज्ञान में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक, कॉन्फेडरेशन, हिंदी में परिसंघ या राज्य मंडल। दूसरा, फेडरेशन, हिंदी में संघ। और तीसरा शब्द है यूनियन, इसे भी हिंदी में हम संघ कहते हैं। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कैसे होता है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, किस प्रकार से किसी देश की व्यवस्था को कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। फिर हम संघात्मक शासन की परिभाषा और लक्षणों पर चर्चा करेंगे। कॉन्फेडरेशन, जब छोटे छोटे राज्यों के सामने कोई एक ऐसी समस्या आ जाती है जिसका मुकाबला ये अकेले नहीं कर सकते, तो ये छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में एक ढीला ढाला अस्थायी रूप से संगठन बना लेते हैं और एकजुट होकर उस संकट का सामना करते हैं। स्वाभाविक है, जब एकता होगी विभिन्न इकाइयों के बीच, राज्यों के बीच, तो स्वाभाविक है संकट का समाधान हो सकता है। और जब समाधान निकल जाता है तो वे उस संगठन को भंग कर देते हैं और फिर जैसे पहले थे वैसे ही फिर अपना कामकाज शुरू कर देते हैं। तो कॉन्फेडरेशन एक समान समस्या का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाया गया एक ढीला ढाला और अस्थायी संगठन होता है। और जैसे ही उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, ये संगठन खत्म हो जाता है। इसके 2 बढ़िया उदाहरण आपको दुनिया में देखने को मिलेगा। एक, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की कहानी क्या है, वहां पर पहले 1789 के पहले, वर्तमान संविधान, वर्तमान संघीय व्यवस्था अमेरिका में 1789 से लागू हुआ है। तो 1789 के पहले अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश थे। कुछ घटनाएं घटी और इन घटनाओं के कारण ब्रिटिश संसद ने इन उपनिवेशों पर अनेक प्रकार के नए करारोपण किए। इन करारोपणों के लिए ये 13 उपनिवेश सहमत नहीं थे। वो जमाना था 1750, 60, 70 के आसपास का समय था, जबकि विमानों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो यूरोप से, इंग्लैंड से अमेरिका आने में 10-12 दिन लग जाते थे। संदेश भेजने, लाने ले जाने में भी बहुत समय लगता था। और चूंकि अमेरिका में ये उपनिवेश स्थापित थे, तो ऐसी भौगोलिक दूरी होने के कारण ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटेन के ये अमेरिकी उपनिवेश अपने आप को अंग्रेजों के अधीन नहीं समझते थे। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार ने इन उपनिवेशों पर अनेक प्रकार के टैक्सेशन लगा किए। इस प्रकार के टैक्सेशनों का, करारोपणों का अमेरिकन उपनिवेशों ने विरोध किया। अनेक प्रकार से इंग्लैंड का विरोध यहां पर होने लगा और फिर इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के एक कॉन्फेडरेशन बनाया, परिसंघ बनाया। अनेक प्रकार की और भी घटनाएं घटी दोनों देशों के बीच। अमेरिका के इन 13 उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच खूब तनातनी बढ़ी, खूब संघर्ष भी होने लगे। तो इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के एक परिसंघ या राज्य मंडल का निर्माण किया और इसका अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज वाशिंगटन को। अब जब परिसंघ का निर्माण हो गया तो अब युद्ध भी होना स्वाभाविक था, क्योंकि इंग्लैंड ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि उपनिवेशों को हथियार उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर इनके बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में उपनिवेशों की विजय हुई और ब्रिटेन परास्त हुआ। और जब ये 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तो राज्य कहलाने लगे। अब 13 राज्य हो गए। 13 राज्यों ने कहा अब हम कॉन्फेडरेशन को भंग करते हैं। कॉन्फेडरेशन भंग कर दिया गया। तो ये कॉन्फेडरेशन एक ढीला ढाला संगठन होता है।
13 उपनिवेशों के सामने इंग्लैंड से लड़ करके स्वतंत्रता प्राप्त करने की समस्या थी। ये अकेले इंग्लैंड से लड़ नहीं सकते थे। 13 को, इसलिए 13 उपनिवेशों ने मिलकर के आपस में एक संगठन बनाया, एकजुट होकर के उन्होंने इंग्लैंड से युद्ध किया, स्वतंत्र विजय मिली और ये स्वतंत्र हो गए। इसके आगे की कहानी फेडरेशन में बताऊंगा। अब ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरे उदाहरण पर चर्चा करें। दूसरा बढ़िया उदाहरण है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में बिल्कुल छोटे छोटे कैंटन हुआ करते थे। कैंटन मतलब आप समझने के लिए मान लीजिए प्रदेश, प्रांत, या उस जमाने में छोटे छोटे राज्य हुआ करते, बहुत छोटे छोटे, 10-15,000 20,000 की जनसंख्या वाले। तो वहां पर कैंटन थे, सब एक दूसरे से अलग थे, स्वतंत्र होकर के अपना काम धाम करते थे। इनके सामने एक समस्या आई कि स्विट्जरलैंड का पड़ोसी राष्ट्र है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने इन पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। इन उपनिवेशों को पता चला तो 3 कैंटनों ने मिलकर के आपस में मिलकर के एक संगठन बनाया। एक कब की घटना है? 1291। सोचिए, 1291 की घटना है। तो 1291 में 3 कैंटनों ने मिलकर के एक ढीला ढाला संगठन बनाया। ऑस्ट्रिया ने जब आक्रमण किया, कब? 1315 में, तो ऑस्ट्रिया परास्त हो गया। परिणाम स्वरूप इस संगठन की लोकप्रियता बढ़ गई और अड़ोस पड़ोस के आजू बाजू के कुछ और कैंटन इसमें सम्मिलित हो गए और इस प्रकार से 1353 तक इस संगठन में, जहां 3 कैंटनों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था, परिसंघ बनाया था, राज्यमंडल बनाया था, तो अब 1353 में इन कैंटनों की संख्या 8 हो गई। मतलब 5 कैंटन और इसमें सम्मिलित हो गए। आगे चल करके ऑस्ट्रिया ने इन कैंटनों से बदला लेने के लिए दोबारा आक्रमण किया। तो जब पहले 3 कैंटनों को परास्त नहीं कर पाया, अभी तो 8 हो गए थे, तो 8 से वह युद्ध कर सकता है, युद्ध तो कर सकता था, लेकिन जीत सकता था क्या? नहीं। ऑस्ट्रिया पुनः परास्त हुआ। इनके बीच युद्ध हुआ 1386 में। 1386 में ऑस्ट्रिया दोबारा परास्त हुआ। परिणाम स्वरूप इस परिसंघ की राज्यमंडल की लोकप्रियता बढ़ गई और आसपास के और भी कैंटन इसमें सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से 13 कैंटन इसमें 1513 तक सम्मिलित हो चुके थे। ये कॉन्फेडरेशन का सबसे बढ़िया 2 उदाहरण हमने आपके सामने पेश किया। तो कॉन्फेडरेशन राज्यों का ढीला ढाला संगठन होता है जो एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति के बाद कॉन्फेडरेशन भंग हो जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कॉन्फेडरेशन अभी भी भंग नहीं हुआ है। आगे इसकी फिर चर्चा करेंगे। यह हुआ कॉन्फेडरेशन, राज्यमंडल। अब दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? जब ऐसे छोटे छोटे राज्य मिल करके आपस में समझौता करते हैं और स्थायी रूप से एकजुट होकर के रहने के लिए सहमत हो जाते हैं, स्थायी रूप से उसमें बने रहने के लिए सहमत हो जाते हैं, अपनी संप्रभुता उस संघ को दे देते हैं, संप्रभुता सरेंडर करते हैं, केंद्र को दे देते हैं, कुछ शक्तियां उसको दे देते हैं, बाकी शक्तियां अपने पास रखते हैं, तो उसे फेडरेशन कहते हैं। जब छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर के समझौता करते हैं, समझौता करके अपनी संप्रभुता केंद्र को दे देते हैं, कुछ शक्तियां केंद्र को देकर के बाकी शक्तियां अपने पास रख लेते हैं, तो उसे स्थायी संगठन के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में फेडरेशन और हिंदी में संघ कहते हैं। अमेरिका फिर चलिए। तो कॉन्फेडरेशन भंग हो गया क्योंकि ये 13 उपनिवेश अब 13 राज्य कहलाने लगे। तो उसके बाद इन 13 राज्यों में रहने वाले कुछ अच्छे नेता थे जिन्होंने यह सोचा कि यदि हम सभी 13 राज्य अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है इंग्लैंड कभी हम पर आक्रमण करके बदला लेने का प्रयास करे। हम में से बहुत कमजोर भी कुछ राज्य हैं, कुछ अच्छे भी शक्तिशाली राज्य भी हैं, तो क्यों ना इन 13 राज्यों को मिलाकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया जाए।
तो इन 13 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने मिलकर के फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया 1787 में, 1787 में। 1781 में ये स्वतंत्र हो गए थे। 1781 इंग्लैंड अमेरिका की लड़ाई हुई, इसमें इंग्लैंड परास्त हुआ। 1781 में अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, 13 राज्य बन गए। तो 81 से लेकर के 87 तक समय यूं बीत गया। 87 में जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। 13 राज्यों के 55 प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए। इन 55 प्रतिनिधियों ने मिलकर के एक नए राष्ट्र के निर्माण की नींव रखी, प्रस्ताव तैयार किया, संविधान बनाया और यह तय किया कि यदि इस संविधान को 13 में से 9 राज्य मिलकर के सहमति दे देते हैं, फिर इसको लागू करेंगे। प्रचार प्रसार हुआ संविधान का, 9 राज्यों की सहमति मिल गई और इस प्रकार से 1789 में संविधान लागू हुआ। केंद्र सरकार बनी, राज्य सरकारें बनी और इस प्रकार से शक्तियों का वितरण जैसा संविधान में व्यवस्था की गई थी, इस प्रकार से बना। इस प्रकार से ये संघ का सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में उपस्थित होता है कि हम जिसे अमेरिका कहते हैं उसका वास्तविक नाम क्या है? अमेरिका तो महाद्वीप का नाम है। इस अमेरिका में भी 2 अमेरिका हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम अमेरिका कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। कितना बढ़िया नाम दिया इन्होंने। किसी नए राष्ट्र का नाम नहीं रखा, एक नया नाम नहीं रखा अपने राष्ट्र के लिए, बल्कि क्या किया? संयुक्त राज्य। राज्य संयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त होना, एक होना अलग अलग चीज है। जैसे लकड़ी का गट्ठर है, 5, 10, 15, 20 लकड़ियों को आप बांध देते हैं तो प्रत्येक लकड़ी का अलग अलग अस्तित्व होता है, लेकिन पानी में जब आप शक्कर को घोलते हैं तो वह एक हो जाता है। पानी से आप फिर शक्कर को अलग नहीं कर सकते। तो एकीकरण हुआ और यह संयुक्तिकरण हुआ। संयुक्तिकरण राज्यों का, राज्य है वहां पर, लेकिन प्रत्येक राज्य का अस्तित्व भी है। तो ये संयुक्त राज्य, राज्य संयुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार से उसका नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स। अब तीसरा शब्द है इसके लिए यूनियन, जिसे हिंदी में भी संघ के नाम से संबोधित किया जाता है। मान लीजिए किसी एक राष्ट्र में एक संघ, एक एकात्मक शासन की व्यवस्था थी। एकात्मक शासन मतलब जहां एक सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन उस एक स्थान से शासन करने में असुविधा हो रही है। मान लीजिए अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं, राष्ट्र बहुत बड़ा है, एक स्थान से शासन करना बहुत कठिनाईदायक है। तो वहां पर केंद्र सरकार क्या करती है कि पूरे राज्य को, पूरे देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देती है। कुछ शक्तियां उनको देकर के बाकी शक्तियां अपने पास रख लेती है। उसे यूनियन कहते हैं। जैसे भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सोवियत संघ, ये सब यूनियन के उदाहरण है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। तो भारत में 1947 के पहले एकात्मक शासन था। उस एकात्मक शासन को, एक देश है, एक स्थान से पूरे देश का शासन संचालन करना बहुत कठिन था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि पूरे देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। प्रांतों में बांटने का आधार अनेक हो सकता है। जैसे भारत में प्रांतों को बांटने का आधार भाषा रहा। भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया गया पूरे देश भर में। तो प्रांतों में बांट देती है एक केंद्रीय सरकार, पूरे देश को प्रांतों में बांट देती है। इन प्रांतों में एक एक सरकार स्थापित कर देती है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से एक एक सरकार की स्थापना कर देती है। कुछ शक्तियां उनको देकर के बाकी शक्तियां अपने पास रख लेती है। उसे यूनियन कहते हैं। यही स्थिति कनाडा की है, यही स्थिति सोवियत संघ की थी, यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया की भी है। तो इस प्रकार से इसे यूनियन कहते हैं। थोड़ा सा फर्क देखिएगा।
फेडरेशन के समय में, फेडरेशन को बताते हुए मैंने कहा था कि छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करते हैं और कुछ शक्तियां केंद्र को दे के बाकी शक्तियां अपने पास रख लेते हैं। और यूनियन में मैं कह रहा हूं कि ये केंद्र सरकार कुछ शक्तियां राज्यों को दे देती है, बाकी शक्तियां अपने पास रख लेती है। ये दोनों में फर्क है। केंद्र सरकार जब शक्ति बांट रही है, केंद्र सरकार के पास पूरी शक्तियां हैं, वैसे बांट रही है तो थोड़ी थोड़ी शक्तियां बांटेगी। लेकिन जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के केंद्र को दे रहे हैं तो केंद्र को कम देंगे, ज्यादा अपने पास रखेंगे। स्वाभाविक है, शक्ति कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता, तो जिसके पास शक्ति होगी वह कम देगा, ज्यादा रखेगा। तो यूनियन और फेडरेशन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि फेडरेशन में केंद्र सरकार कमजोर होती है, राज्य सरकारें शक्तिशाली होती है, और यूनियन में केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, राज्य सरकारें कमजोर होती है। तो इस प्रकार से ये इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग होता है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। अब जरा देखें परिभाषाओं पर। परिभाषा देते हुए नाथन कहते हैं कि संघात्मक शासन छोटे राज्यों का एक योग होता है। छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करके एक नए राष्ट्र का, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक अपनी पृथक सत्ता रखते हुए, प्रत्येक का पृथक अस्तित्व होता है, पृथक सत्ता प्रत्येक की होती है, परिभाषित समान उद्देश्य के लिए संघ के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं। परिभाषित समान उद्देश्य के लिए आपस में राज्यों के बीच समझौता होता है। आप कह सकते हैं कि राज्यों के बीच जो समझौता होता है उस समझौते की शर्त को संविधान कहते हैं। राज्यों के बीच समझौता होगा, समझौता लिखित होना चाहिए, तो वह लिखित समझौता क्या है? संविधान है। कि संविधान के अंतर्गत पूरी बातें विस्तृत रूप से लिख दी जाती हैं कि इतनी शक्तियां आपकी, इतनी शक्तियां केंद्र की, इतनी शक्तियां राज्यों की, इतनी शक्तियां केंद्र की, ये काम आप करेंगे, ये काम हम राज्य करेंगे। पूरी सब चीजें स्पष्ट, उसी को समझौता कहते हैं। तो परिभाषित समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से विघटनशील नहीं है। संघात्मक शासन में एक बार यदि कोई राज्य सम्मिलित हो गया तो कानूनी दृष्टि से वह उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्फेडरेशन में जो राज्य उसमें सम्मिलित है वह कभी भी वापस बाहर आ सकता है। कॉन्फेडरेशन में संप्रभुता राज्यों के पास होती है, फेडरेशन में संप्रभुता केंद्र के पास होती है। ये सबसे बड़ा फर्क है कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में। फेडरेशन में संप्रभुता राज्य केंद्र को सौंप देते हैं, कॉन्फेडरेशन में संप्रभुता राज्य अपने पास रखते हैं। केवल वो जो संकट का विषय है, जिस संकट का समाधान करने के लिए राज्य आपस में समझौता कर रहे हैं, केवल वही विषय उस केंद्र को सौंपते हैं, उस कॉन्फेडरेशन रूपी संगठन को सौंपते हैं, बाकी सब अपने पास रखते हैं। तो जो सैद्धांतिक रूप से कम से कम विघटनशील नहीं है, एक बार यदि कोई राज्य संघ में सम्मिलित हो गया तो वह वहां से वापस नहीं आ सकता। एक उदाहरण लीजिए, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हुआ। जब पाकिस्तान बना था तो शुरू से ही वो 2 भाग में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। एक नाम दिया गया पाकिस्तान, इसके शुरू से 2 भाग थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया विद्रोह, किया गया युद्ध कानूनी दृष्टि से गलत था। व्यावहारिक दृष्टि से भले ही सही हो या अन्य कुछ भी बात कही गई हो, लेकिन यदि आप कानून की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा किया गया यह युद्ध कानूनी नहीं था, असंवैधानिक था। तो सैद्धांतिक रूप से संघात्मक व्यवस्था विघटनशील नहीं होती। और इसी प्रकार से आगे गार्नर कहता है कि संविधान की संघात्मक शासन वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय इकाइयों के सरकारों के बीच विभाजित और वितरित रहती है। शासन की समस्त शक्तियां 2 सरकारों के बीच, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार है। राज्य सरकार अनेक होंगी, केंद्र सरकार एक होगी, इनके बीच विभाजित और वितरित रहती है।
जिनको मिला करके संघ का निर्माण होता है, ये गार्नर कहता है। मतलब कि संघात्मक शासन वह है जहां पर शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन किनके बीच? केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच। जहां पर शक्तियां इस प्रकार से विभाजित होती हैं उसे संघात्मक शासन कहते हैं, जबकि एकात्मक शासन में पूरी शक्तियां केंद्र के पास निहित होती है। ये तो परिभाषा हुई। अब जरा देखें लक्षण की ओर। लक्षण में सबसे पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियां बंटी होती है केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच। भारत के संदर्भ में कहें तो यह शक्तियां 3 भाग में बटी हुई हैं। आप 4 भाग कह सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जहां पर शक्तियां इस प्रकार से बटी होती है उसे शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 52 विषय हैं और इसी प्रकार से राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस प्रकार से अलग अलग विभाजन किया गया शक्तियों का। अमेरिका के संविधान में केवल 18 विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं। 18। अमेरिका के संविधान में कोई सूची नहीं है, केवल लिखा गया है ये 18 विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। 18 विषय लिख दिया और आगे एक लाइन लिखा गया है बाकी सभी शक्तियां राज्य सरकारों के पास होंगी। मैंने भी कहा जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के केंद्र का निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ी सी शक्तियां केंद्र को दे देंगे, बाकी शक्तियां अपने पास रखेंगे। तो इन 13 राज्यों ने मिलकर के जो संविधान बनाया, 18 विषय केंद्र को दिया, बाकी बोल दिया एक लाइन में कि बाकी शक्तियां राज्यों के पास होंगी। तो शक्तियों का विभाजन इसी को कहते हैं। दूसरा है लिखित संविधान। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करके नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो समझौते की शर्तों को लिखित स्वरूप दिया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। उस संविधान की व्यवस्थाओं से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सबके सब बंधी होती है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो जो समझौता होता है लिखित रूप में होना चाहिए और लिखित रूप में होने का मतलब है संविधान को लिखित होना चाहिए। तो संघात्मक शासन की दूसरी बड़ी शर्त यह है कि उनके बीच संविधान लिखित होना चाहिए। तीसरा कठोर संविधान। एक स्वाभाविक तर्क है, एक लॉजिक है। कठोर संविधान किसे कहते हैं? जहां पर संविधान संशोधन के लिए एक पद्धति और कानून बनाने के लिए दूसरी पद्धति, जहां दोनों पद्धतियों में अंतर होता है। कानून बनाने की पद्धति, संविधान संशोधन की करने की पद्धति, दोनों पद्धतियों में अंतर होता है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। मतलब संविधान की व्यवस्था में यदि आपको संशोधन या परिवर्तन करना है तो अकेले केंद्र सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। राज्य सरकारें कहती हैं देखो समझौता तो हो गया, संविधान बन गया, आगे चल करके यदि इस संविधान में, इस समझौते की शर्त में यदि परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार तुम अकेले अपनी मर्जी से संशोधन नहीं करना, हमसे भी पूछ लेना। तो अमेरिका में जहां कहीं जब कभी भी संशोधन होता है राज्य सरकारों की सहमति भी ली जाती है, अनिवार्य है। भारत में भी ली जाती है लेकिन बहुत रेयर केसेस में। अधिकांश संशोधन 2/3 बहुमत से संसद अकेले कर देती है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिस पर संशोधन के लिए राज्यों की सहमति ली जाती है। तो ये छोटे छोटे राज्य कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना हुआ तो हमसे भी पूछ लेना, अकेले अपनी मर्जी से बदल मत देना, क्योंकि वह समझौता एक शर्त है जिस पर हमारी सहमति मिली हुई है। तो जहां संघात्मक शासन होगा संविधान को कठोर होना चाहिए, कठोर होना ही पड़ेगा। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान समझौते की शर्त है इसलिए उसका सर्वोच्च होना आवश्यक है। मतलब शासन के अंतर्गत चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, प्रत्येक शासन की समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान के अधीन रहकर काम करेंगी। संविधान सर्वोच्च होगा, कोई सरकार सर्वोच्च नहीं होगी। न तो केंद्र सरकार सर्वोच्च होगी न राज्य सरकार सर्वोच्च होगी। सर्वोच्च कौन होगा? संविधान होगा।
और संविधान के अधीन प्रत्येक सरकारें अपना निर्धारित काम करेंगी, उसके बाहर नहीं जाएंगे। और फिर सर्वोच्च न्यायपालिका, एक न्यायपालिका के भी होना आवश्यक है। सरकारें दो प्रकार की है, एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकारें हैं। हो सकता है कल को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होगा, राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो निपटारा कौन करेगा? तो ये तय किया जाता है कि जिसका निपटारा एक दूसरी संस्था करेगी। कौन सी संस्था? न्यायपालिका। संविधान की किसी व्यवस्था के विरुद्ध कोई व्यवस्था के बारे में कोई डाउट हो जाए, कोई शंका उत्पन्न हो जाए, उसकी व्याख्या सबके अपने अपने ढंग से करने लगे, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए और राज्यों के पारस्परिक विवाद को दूर करने के लिए और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाता है, जिसे न्यायालय कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। तो यह सर्वोच्च न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है, संविधान की व्याख्या करती है और संविधान की रक्षा करती है। और इस उद्देश्य से न्यायपालिका का सर्वोच्च होना भी आवश्यक है। ये 5 शर्तें संघात्मक शासन के लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप संघात्मक शासन के बारे में सोच नहीं सकते। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण हैं। फिर है दोहरी सरकार। दोहरी सरकार तो स्वाभाविक है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, दो प्रकार की सरकारें होती हैं। फिर है दोहरा कानून, दो प्रकार के कानून, एक केंद्र सरकार का कानून, दूसरा राज्य सरकार का कानून, लेकिन दोनों के फील्ड अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषयों पर इनके कानून होते हैं, लेकिन दो प्रकार के कानून लगते हैं, चलते हैं। और फिर दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता होना आवश्यक नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के प्रत्येक नागरिक अमेरिका का नागरिक है और वह उस राज्य का नागरिक है जिस राज्य का निवासी है। तो अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। स्विट्जरलैंड में 3 प्रकार की नागरिकता है। 3 नागरिकता है स्विट्जरलैंड में, वो भी कुछ कैंटनों में है 3 नागरिकता। तो इस प्रकार से नागरिकता एक हो चाहे 2 हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में फर्क पड़ता है। तो ये संघात्मक शासन के लक्षण हुए। अब देखें निर्माण के तरीके। संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण 2 तरीके से होता है। एक को कहते हैं पृथक्करण, दूसरे को कहते हैं एकीकरण। पृथक्करण किसे कहते हैं? पृथक्करण का मतलब यह है कि जहां पर एकात्मक शासन हो और वह एकात्मक शासन केंद्र सरकार प्रांत में संघात्मक व्यवस्था को लागू करना चाहती है, तो वह अपने एक देश को अलग अलग प्रांतों में बांट देती है। इसे पृथक्करण कहते हैं। और एकीकरण का मतलब होता है जहां पर छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करके एक केंद्र सरकार की स्थापना करते हैं, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उसे एकीकरण से निर्मित संघ राज्य कहते हैं। तो पृथक्करण से निर्मित राज्य, यूनियन जितने व्यवस्थाएं हैं, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, ये सब पृथक्करण से निर्मित संघीय व्यवस्थाएं हैं। और अमेरिका, स्विट्जरलैंड ऐसे राज्य हैं जो कि एकीकरण से निर्मित संघीय व्यवस्थाएं हैं। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।